Welcome children. We are discussing the chapter sound. This is chapter 13 of class 8. Children, in our previous session, we have discussed that for the propagation of sound, a medium is required. And that medium may be a solid, a liquid or air. And today in this session, we will be discussing how we hear sound through our ears. Then we'll discuss the main factors for producing sound, that is amplitude, time period and frequency of a vibration. And you know that vibration is the main cause for sound. So the amplitude, time period and frequency of the vibration are the main factors for producing the sound, the type of sound. So that we'll discuss today. सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि हम साउंड को कैसे सुनते हैं। आपको पता है कि साउंड हम अपने कानों से सुनते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे कानों का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कान से हम कैसे सुनते हैं। The shape of the outer part of the ear is like a funnel. हमारे कान का जो बाहर वाला हिस्सा दिखाई देता है वो फनल की तरह है। When sound enters it, it travels down a canal at the end of which a thin membrane is stretched tightly. ये जो बाहर फनल की तरह एक स्ट्रक्चर है, उसके बाद एक कैनल होता है, ठीक है, एक कैनल होता है जिसके थ्रू साउंड पास करता है। एंड ये कैनल जहां खत्म होता है, या हम कह सकते हैं कि कैनल का दूसरे एंड, अंदर वाले एंड में एक मेम्ब्रेन होता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है, पूरा पतला मेम्ब्रेन होता है जो कि उसको ढक के रखता है। मतलब बच्चों ये ध्यान में रहे कि हम जो ईयर का जो कैनल है, उस कैनल का बाहर की तरफ खुला है, लेकिन अंदर की तरफ से वो बंद है। अंदर की तरफ से वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन से ढका हुआ है जिसको कहा जाता है ईयर ड्रम। और ये ईयर ड्रम सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है इन हियरिंग। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड अ टीन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। पहले हम देखते हैं कि ईयर ड्रम किस तरह काम करते हैं, उसके लिए एक एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखो दो बच्चे हैं, यहाँ आपको क्या लेना है, टेक ए प्लास्टिक और टीन कैन, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों प्लास्टिक का कैन लिए हैं, कट इट्स एंड्स, उसका एंड को कट कर लो। स्ट्रेच ए पीस ऑफ रबर बैलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन एंड फास्टन इट विथ ए रबर बैंड। तो एक तरफ उसका जो आपने काट दिया है, उसको काट के, ये देखो आप ऊपर की तरफ आप काट दिए उसको, फिर उसको एक रबर बैलून से आपने उसको बांध दिया, और रबर बैलून टाइट से बंधा रहे इसीलिए आप उसको रबर बैंड से टाइट से बांध लो। पुट योर 5 grains of dry cereals on the stretched rubber. तो ये रबर के ऊपर देखो कुछ ग्रेन्स आपने रख दिया, ठीक है, जैसे सरसों का या फिर चावल का या फिर कुछ भी ग्रेन्स आप यहाँ पर रख दो, ठीक है। नाउ आस्क योर फ्रेंड्स टू स्पीक हरी फ्रॉम द ओपन एंड। तो एक तरफ से हमने इसको ढक दिया, इसका दोनों तरफ खुला है। जैसे आप मान लो कि ये ईयर का कैनल है, ये जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है ईयर का कैनल है, एक तरफ से वो खुला है, नीचे की तरफ से खुला है जहां से आपका जो यहाँ जो बच्चा है वो साउंड आवाज दे रहा है, और दूसरे तरफ से हमने एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, यहाँ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन हमने क्या लिया, बैलून को लिया, स्ट्रेच कर दिया और उसको टाइटली रबर बैंड से बांध दिया, और उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, कुछ ग्रेन्स रख दिया। अभी ये जो बच्चा है यहाँ से जो खुला एंड है उधर से उसने आवाज दिया हरी हरी, ठीक है। तो
आप देखोगे कि ये जो ग्रेन्स है यहाँ पर डांस कर रहे हैं, दे आर जंपिंग। ओके, तो आप इसको मान सकते हैं कि ये कान का जो ये कैनल है, ये जो जिस तरफ से ये आवाज दे रहा है वो कान का ओपन एंड है, जो कि फनल लाइक एंड है, वहां से आवाज जा रही है और यहाँ जाकर धक्का लग रहा है। और धक्का लगने से क्या होता है, ये मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होता है। लेकिन उस वाइब्रेशन को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन हम कैसे पता कर रहे हैं कि ये वाइब्रेशन हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जो हम ग्रेन रखे थे, ये ग्रेन अभी जंप कर रहा है। इसका मतलब है कि ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट कर रहा है। ठीक इसी तरह हमारे कान का जो फनल वाला हिस्सा है, उसके होते हुए ये जो कैनाल है, कैनाल से होते हुए जाकर आवाज जो है, साउंड जो है, धक्का लगता है ये ईयर ड्रम में। मान लो ये ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम में धक्का लगता है तो ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होता है। ठीक है, फिर देखते हैं, अभी कान का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। देखो बच्चों, ये कान का जो बाहर वाला हिस्सा है, जो कि आपका फनल लाइक स्ट्रक्चर बताया गया है। उसके बाद आप देखो ये एक कैनल है, और ये कैनल के एंड में आप देख सकते हो येलो कलर का एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, जिसको ईयर ड्रम कहा जाता है। ठीक है, तो ये कैनल का बाहर की तरफ से तो कैनल खुला है, लेकिन अंदर की तरफ से ये बंद है। तो फिर साउंड कैसे जाता है अंदर, ये आप सोच रहे होंगे ना। लेकिन आपको तो पता है कि साउंड प्रोड्यूस होता है जब वाइब्रेशन होता है। ठीक है, तो अभी देखो, ये साउंड जब यहाँ से जाता है तो यहाँ धक्का लगने से ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है। ये जब वाइब्रेट होता है तो इसके इस कान के जो पर्दे हैं ना, जो ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम में आप देख सकते हैं यहाँ व्हाइट कलर के 3 हड्डियां लगे हुए हैं। और ये 3 जो हड्डी है, एक तरफ से ये ईयर ड्रम के साथ लगे हुए हैं, अटैच्ड है, और दूसरे तरफ से वो इंटरनल ईयर के साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी यहाँ जब वाइब्रेशन होता है, ये जो हड्डी है, 3 हड्डी है, ये 3 हड्डी लूजली अटैच्ड होते हैं। तो ये जो वाइब्रेशन है वो हड्डी में जाता है, और हड्डी क्या करता है कि क्योंकि ये लूज बाउंड है, मान लो कोई चीज लूज है तो उसमें तो वाइब्रेशन ज्यादा ही होगा ना। तो यहाँ जितना वाइब्रेशन पहुंचता है उसका 10 गुना हो जाता है वाइब्रेशन ये हड्डी के द्वारा। और ये वाइब्रेशन जाता है आपका इंटरनल ईयर में, और इंटरनल ईयर से ये जो वाइब्रेशन है हमारा जो इनर ईयर से ये नर्व फाइबर के थ्रू ब्रेन तक जाता है। तभी हम उस आवाज को, उस वाइब्रेशन को पहचान सकते हैं, हमारा दिमाग समझ सकता है कि हमने क्या सुना। ठीक है, तो इस तरह हम इसको, आवाज को जो है हम सुनते हैं। और देखो यहाँ पर भी हम आवाज कैसे सुनते हैं, वाइब्रेशन के वजह से। ठीक है, ये देखो यहाँ पर अच्छी तरह आपका जो हाईलाइट किया गया है, ये है ईयर ड्रम, उसके बाद ये 3 हड्डी है, ये 3 हड्डी जिस वाइब्रेशन को 10 गुना कर देते हैं, फिर ये इनर ईयर में पहुंच जाते हैं, इनर ईयर से ये नर्व फाइबर होते हुए ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन जो आवाज आता है उसको समझ लेता है कि क्या आवाज आया। अभी बच्चों, ये जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका कुछ फीचर्स है। क्या क्या फीचर है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या फैक्टर्स है। दे आर एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन। ये जो 3 चीज है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर मैं बताऊं कि आपको कि एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। ठीक है, तो साउंड किस लिए होता है, वाइब्रेशन की वजह से होता है। तो यहाँ हम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी किसका देखेंगे, वाइब्रेशन का देखेंगे। तो चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं कि ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, और टाइम पीरियड क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी। देखो, जो वाइब्रेशन होता है, ये वाइब्रेशन को हम क्या समझाए हैं आपको, इट इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो
इसका मतलब है कि ये जिस जगह पर पार्टिकल मूव कर रहा है फिर वापस आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा बेल ऑफ ए वॉल क्लॉक का बेल जो इस तरह मूव करता है ना, उसी तरह ये जो पार्टिकल है मूव करते हैं, जिसके वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। और उस मूवमेंट को कहा जाता है वाइब्रेशन या ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो एक सेकेंड में कितने बार ऑसिलेट होता है, यानी कितने बार वाइब्रेट होता है, उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन या वाइब्रेशन। ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी अगर हो रहा है ऑसिलेशन, एक सेकेंड में मान लो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट 5 बार वाइब्रेट हो रहा है, 5 बार ऑसिलेट हो रहा है, और एक 15 बार हो रहा है, तो किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? जो 15 बार ऑसिलेट हो रहा है या वाइब्रेट हो रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। और इसका सिंबल क्या है? एच जेड, कैपिटल एच स्मॉल जेड। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 एच जेड इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 1 एच जेड, 1 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो यहां आप देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टोटल टाइम। इसका मतलब है कितना ऑसिलेशन होता है टोटल टाइम में। मान लो आप टोटल टाइम 5 मिनट ले लो या 5 सेकेंड ले लो, हम सेकेंड में ही लेंगे, तो 5 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हुआ, वो होता है फ्रीक्वेंसी। तो अक्सर बच्चों इसका न्यूमेरिकल्स आपको पूछा जाता है कि टाइम पीरियड दे दिया गया और आपको ऑसिलेशन दे दिया गया, फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है, या फिर फ्रीक्वेंसी दे दिया गया, टाइम पीरियड दे दिया गया, ऑसिलेशन पूछा जा सकता है। तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये फॉर्मूला पुट करके आप उसका आंसर निकाल पाओगे। अभी दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है? वो एम्पलीट्यूड। देखो व्हाट इज एम्पलीट्यूड इन ए साउंड वेव। ये जो साउंड होता है बच्चों, ये साउंड किस तरह मूव करता है? साउंड एक वेव है। तो यहाँ पिक्चर में देखो वेव कैसे होता है, वाटर में आपने वेव देखा है ना, तो इसी तरह ये वेव मोशन है, साउंड एक वेव में जाता है। ठीक है, so in a sound wave the maximum displacement associated with the particle constituting a wave is called its amplitude। आप प्रीवियस सेशन में मुझे पूछे थे ना एम्पलीट्यूड क्या होता है। ये देखो, ये जो वेव हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? जिस मीडियम में ये जा रहा है, उस मीडियम में जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल वो पार्टिकल यहाँ ऐसे वेव मूवमेंट कर रहा है। तो जैसे देखो ये एयर में मूव कर रहा है, तो एयर का जो पार्टिकल है वो एक वेव की तरह मूव कर रहा है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड किसको बोलेंगे? आप देखो ये वेव देखो इस तरह गया, ये एक स्ट्रेट लाइन ले लो। ठीक है, ये एक स्ट्रेट पाथवे, लेकिन ये स्ट्रेट पाथवे के साथ हम अगर कंपेयर करेंगे, जो ये वेव का जो उठा हुआ हिस्सा यानी क्रेस्ट जिसको कहा जाता है, ठीक है, ये क्रेस्ट कितना ऊंचाई तक उठता है, ये वेव कितना ऊंचाई तक उठता है, ठीक है, उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। यानी हम बोल सकते हैं कि ये वेव का जो क्वांटिटी, ये वेव का क्वांटिटी कैसे पता करेंगे कि कितना ऊंचाई तक इसका ये जो वेव का क्रेस्ट है कितना ऊंचाई तक जाता है, उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। तो अगर कोई चीज को स्ट्रेट पाथ में जाना था, लेकिन वो अगर वेव में जा रहा है, तो वेव का डिस्प्लेसमेंट मतलब ये पार्टिकल सीधा नहीं जाकर कितना ऊंचाई तक उठता है या फिर कितना नीचे तक जाता है, उसको कहा जाता है उसका एम्पलीट्यूड। एंड दिस एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल ए, और इसका एसआई यूनिट होता है मीटर, क्योंकि ये तो डिस्टेंस ही है ना, कितना डिस्टेंस तक ये वेव उठता है उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। तो उसका भी
जो एसआई यूनिट है मीटर है। तो आपको ये बच्चों समझ में आया, ये है वेवलेंथ, कितना दूरी जाता है वेवलेंथ, कितना दूर तक जाता है वो है वेवलेंथ। दूसरा है आपका जो वेव का जो ऊपर वाला हिस्सा जितना ऊपर तक जाता है उतना नीचे तक जाता है। ये तो वाइब्रेशन है ना, टू एंड फ्रो, मतलब जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर जितना ऊपर वाला हिस्सा गया है उतना नीचे वाला हिस्सा गया है। तो ये स्ट्रेट लाइन से इसकी जो दूरी है, जो डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल कितना दूर हिला अपने जगह से, उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। अभी तीसरा फैक्टर क्या है, टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट और द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फॉर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसका जो ओरिजिनल पोजीशन यहाँ था, साउंड सपोज से यहाँ से प्रोड्यूस हुआ तो इसका पोजीशन यहाँ हुआ, लेकिन यहाँ जो पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है क्या कर रहा है, एक बार नीचे जा रहा है फिर वापस आ रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है फिर वापस आ रहा है। तो ये हुआ एक ऑसिलेशन। देखो एक बार नीचे गया फिर वापस आया ओरिजिनल पोजीशन में, फिर ऊपर गया ओरिजिनल पोजीशन में वापस आया, ये है एक ऑसिलेशन। ठीक है, ये पूरा जो है एक ऑसिलेशन। तो यहाँ क्या है, आप सपोज से एयर के थ्रू मूव कर रहा है तो एयर का जो पार्टिकल है इस तरह वाइब्रेट करते हैं या ऑसिलेशन करते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो अभी टाइम पीरियड क्या बता रहे हैं हम, एक ऑसिलेशन के लिए यानी एक बार टू एंड फ्रो मोशन के लिए जितना टाइम यूज होता है उसको उसका टाइम पीरियड कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि सपोज से पार्टिकल का पोजीशन यहाँ ओरिजिनल पोजीशन था, लेकिन साउंड की वजह से वाइब्रेशन हुआ और वाइब्रेशन की वजह से इसने मूव किया, और मूव करने के टाइम पहले एक बार नीचे गया फिर ओरिजिनल पोजीशन फिर ऊपर गया फिर ओरिजिनल पोजीशन। सो ये हो गया टू एंड फ्रो मोशन। और इतना दूरी क्रॉस करने के लिए उसको जितना टाइम लगता है, इतना मूवमेंट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी और इसका एसआई यूनिट होता है सेकेंड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टाइम दैट इज टोटल टाइम। टाइम मतलब यहाँ क्या है, टोटल टाइम। मान लो आपको दे दिया गया 10 मिनट में 1000 वाइब्रेशन होता है, तो फाइंड द टाइम पीरियड। तो हमने 10 मिनट लिया और 1000 वाइब्रेशन लिया, लेकिन हमको यहाँ क्या निकालना है, टाइम पीरियड मतलब एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम यूज होता है, दैट इज द टाइम पीरियड। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला डाल के यहाँ टाइम मतलब बच्चों टोटल टाइम, टोटल टाइम एंड टोटल ऑसिलेशन यहाँ दिया गया है। तो उससे आप एक ऑसिलेशन का टाइम निकाल सकते हो जो कि टाइम पीरियड होता है। तो आपको समझ में आ गया है बच्चों। तो नेक्स्ट देखो ये टाइम, अभी देखो हम यहाँ से देखते हैं तीनों फैक्टर को हम देखेंगे। ठीक है, ये देखो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को हम किस तरह समझेंगे, यहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा है या कम है, ये देखो, ये देखो ये तीनों चीज में यहाँ पर अगर हम एम्पलीट्यूड लेते हैं, यहाँ पर टाइम लेते हैं, ये लगभग सेम दूरी क्रॉस कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड तीनों केसेस में लगभग सेम ही है, लेकिन आप देखो फ्रीक्वेंसी इसका अलग अलग है। ठीक है, और टाइम अलग अलग है। जैसे यहाँ पर एक ऑसिलेशन यानी यहां से आया यहां गया फिर यहां से आकर देखो यहां से आया यहां पहुंचा, सपोज से ये नॉर्मल पोजीशन था उसका। ठीक है, या फिर हम यहीं से शुरू करते हैं नॉर्मल पोजीशन, ऊपर एक बार गया फिर वापस यहाँ पर आया फिर नीचे एक बार गया तो यहाँ फिर वापस आया। ठीक है, यहाँ उसका ओरिजिनल पोजीशन होना था यहाँ से। ठीक है, ये जो यहाँ से गया फिर ऐसे जाकर फिर वापस आया, वो एक वाइब्रेशन है। लेकिन ये देखो इसके लिए ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि जो टाइम पीरियड में यहाँ देखो सेम टाइम में ये वेव कितने बार वाइब्रेट करता है, सिर्फ 2 बार वाइब्रेट करता है। ये 3 बार वाइब्रेट करता है, ये कितने बार 1 2 3 4 5 6 टाइम्स वाइब्रेट करता है। तो
यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड तो लगभग सेम ही है सबका, क्योंकि जो दूरी जो मेन पोजीशन से जो वेव का जो दूरी है वो लगभग सेम है, लेकिन नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन किसको बताता है, फ्रीक्वेंसी को। तो यहाँ पर वाइब्रेशन कम है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी लो होता है। मीडियम फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ पर इससे थोड़ा ज्यादा है वेव। फिर हाई फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, आपका जो वाइब्रेशन बहुत बार होता है, ठीक है। अगर कम समय में ज्यादा वाइब्रेशन होता है तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और ज्यादा समय में कम वाइब्रेशन होता है तो उसको लो फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो बच्चों, आज हम इस सेशन में क्या क्या पढ़े, हम पढ़े कि कैसे हमारा कान से हम सुनते हैं, वो भी वाइब्रेशन की वजह से ही सुनते हैं। दूसरी बात हमने यहाँ पर पढ़ा कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द साउंड। साउंड किस तरह का होगा, कितने लाउडनेस होगा, क्या होगा, उसके लिए 3 फैक्टर, एंड मेन तो मैं बताऊंगी 2 फैक्टर, दैट इज एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये एग्जाम में आपका अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज टाइम पीरियड। और उसके अलावा मैंने जो आपको फॉर्मूला बताई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है बच्चों, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप ये फॉर्मूला डाल के कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसको सॉल्यूशन दे सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे लाउडनेस एंड पिच, म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज पॉल्यूशन। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो 2 फैक्टर है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, डिसाइड करते हैं कि किस तरह का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, आइदर इट इज लाउड साउंड या फिर पिच्ड साउंड या सॉफ्ट साउंड। तो ये सब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। फिर कुछ साउंड बहुत सुरीला होता है, सुनने को अच्छा लगता है, कुछ साउंड सुनने के लिए एकदम अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा साउंड कब प्रोड्यूस होता है वो भी डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के ऊपर, किसको हम नॉइज बोलते हैं, ठीक है। ये सारा हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और आप जानते हैं बच्चों, पोल्यूशन के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में जानते हो, एयर पोल्यूशन के बारे में जानते हो, उसी तरह बच्चों नॉइज पोल्यूशन भी होता है। तो वो नॉइज पोल्यूशन भी हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपने मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आपने पूरा ये वीडियो को देखा और समझने की कोशिश किया, और मैंने पूरा कोशिश की है कि आपको ये जो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ज्यादातर बच्चों को लास्ट सेशन में डाउट था, तो उसको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा आप पहले देख पाओगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।